हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हमारी चली हुई है। आज ईवीएस का टॉपिक पिक किया है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। कल मैंने वीडियो में आपके साथ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को डिस्कस किया था, जिसको अक्षय या फिर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। कंटेंट जो रहने वाला है वो आपका डेफिनेशन से लेकर के टाइप एंड एग्जाम्पल, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करके चलेंगे और कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लें। बाइलिंगुअल कंटेंट आपके लिए रहने वाला है। जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस ले रखा है उनको ये वीडियो ऑटोमेटिक वहाँ पर ऐड हो जाएगी। आफ्टर अपलोड ऑफ दिस वीडियो ऑन यूट्यूब आपको वहाँ पर चीज़ें ऐड होती रहेंगी। जैसे ही वीडियोज़ आएंगी रोड सेफ्टी के ऊपर या फिर ईवीएस के ऊपर या फिर जीके के ऊपर, आपको वहाँ पर पीडीएफ जो है ऐड हो जाएंगी, क्योंकि पेडागोजी की मैं आपको ऑलरेडी सारी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। जो लोग अभी भी एक्सेस लेना चाहते हैं वो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये पेड पीडीएफ आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी? जब हमने कल पढ़ा था रिन्यूएबल एनर्जी को, तो मैंने आपके सामने अच्छे से बताया था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, वो आपकी ऐसी ऊर्जा होती है जो कि आप नेचर से इजीली आप इसको ले सकते हो। जैसे मैंने सोलर एनर्जी पे बात करी थी, ठीक है, विंड एनर्जी पे बात करी थी। सोलर एनर्जी किससे ले रहे थे हम? सूर्य से, है ना, सन से ले रहे थे, उसकी सनलाइट से ले रहे थे। हवा से हम लोग विंड मिल का इस्तेमाल कर रहे थे। वाटर से हम लोग क्या कर रहे थे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यहाँ पर जो है सारी चीज़ें बना रहे थे, पानी का इस्तेमाल करके हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे नेचर में जो है अनलिमिटेड अमाउंट में है। तो ये जितनी भी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे वो आपके असीमित थे, ठीक है। आपके क्या कैसे थे? असीमित थे, यानी कि ये कभी भी आपके सामने ख़त्म नहीं होने वाले थे। वहीं अगर बात करो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपके सामने सीमित रूप में होती है, कि एक ऐसा टाइम आएगा, अगर हम जैसे इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, अगर इसी तरीके से करते रहे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये हमारे सामने रन आउट हो जाएंगे। रन आउट होने का मतलब यह क्या है कि ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे सामने बिल्कुल ही असीमित होते हैं, जो हमारे सामने ख़त्म होने के कगार पर है, वो आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो कहीं ना कहीं आपका जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि जब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे फोशल फ्यूल्स हो गया, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, ये इसी का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर आपकी गैस आती है, कोयला आता है, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे सामने पोल्यूटेंट्स यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होते हैं। पेट्रोल जब गाड़ी में चलता है तो जो गाड़ी है वो आपके जो प्रदूषक है उसको रिलीज करती है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, ठीक है। वहीं अगर बात करूँ रिन्यूएबल एनर्जी की, तो वो किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूटेंट यहाँ पर रिलीज नहीं कर रहे थे। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर किसके बीच में? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में, ठीक है। जहाँ पर अगर बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज आर अ मेजर सोर्स ऑफ पावर। यहाँ पर बहुत जो है बिजली का यहाँ पर एक मेजर सोर्स है नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, कि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना कि जब हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर गैसेज रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बहुत सारी हानिकारक गैसेज रिलीज होती है। तो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इन्वायरमेंट का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का। वहीं जब हम रिन्यूएबल को यूज़ कर रहे थे, अक्षय ऊर्जा को यूज़ कर रहे थे, तो उसका कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस था नहीं, ठीक है। A non-renewable resource is a finite natural resource because it cannot be refilled at the speed at which it is consumed। मतलब कि जैसे हम जिस तरीके से हम इसका उपभोग करते जा रहे हैं, जैसे हम इन रिसोर्सेज को, नॉन रिन्यूएबल की बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे हम इसका यूज़ करते जा रहे हैं, जिस स्पीड से इसका यूज़ करते जा रहे हैं उसी स्पीड से ये रिफिल नहीं हो रहा है। मतलब कि उसी स्पीड से इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जिस स्पीड से हम इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन की स्पीड अगर कम होगी और यहाँ पर यूज़ की स्पीड ज़्यादा होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे सामने ये बिल्कुल ही ख़त्म होने को हो जाएंगी। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इससे दिक्कत में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई, दोनों के बीच में डिफरेंस है जो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये मेनली आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपका कोयला आता है, ठीक है, पेट्रोल आता है, डीजल वगैरह आता है, नेचुरल गैस आती है। ये सारी चीज़ें जो मेनली आपको मैं यहाँ पर नीचे अच्छे से डिस्कस करूँगी, कोयले को भी, पेट्रोल को भी, नेचुरल गैस को भी, ठीक है।
चलिए, ये कोयला है, आप सभी को पता है भाई कोल क्या होता है, कोयला क्या होता है। ये जितने भी चीज़ें हैं ना, जो भी आपके फोसल फ्यूल्स होते हैं वो सभी आपके एक प्रोसेस से बनते हैं, और इसके बनने का ना एक टाइम होता है, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोलर पैनल लगाया और सनलाइट से आपने बिजली ले ली, ठीक है, वो तो आपका कुछ घंटों का प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है वो बिलियंस ऑफ ईयर का होता है, लाखों करोड़ों सालों का प्रोसेस होता है ये, और इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से नीचे, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पर अभी आपको बता देती हूँ कि कोयला जो है वो किससे निकलता है, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट डेड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये ऐसी चीज़ों से बनता है, ऐसे वनस्पतियों से बनता है जो लाखों करोड़ों साल पहले धरती के नीचे दब गए हैं, और एक इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से ही किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। और इसमें जो है कार्बन की मात्रा काफ़ी होती है कोयले के अंदर। तो ये मोटे तौर पर बता रही हूँ, आपको डिटेल में भी अच्छे से बताऊंगी नीचे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अगर बात करें तो पेट्रोल भी आपका ऐसे ही, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का मैंने आपको बताया भी लाखों करोड़ों साल पहले, लेकिन जो पेट्रोल है वो किससे बनता है, जो भी आपका मरीन लाइफ है, यानी कि जो भी पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर जो भी पेड़ पौधे दबे हैं, जो भी जंतु दबे हैं, जानवर दबे हैं, वो एक इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वो आपके पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए। और ये वाला प्रोसेस भी लाखों करोड़ों सालों का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज दबे और कल ये पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, क्योंकि ये जो है सीमित होते हैं, ये हम इतनी जल्दी बना नहीं सकते जितनी जल्दी हम इनका कंजम्पशन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद नेचुरल गैस है, वो भी सेम ही तरीके से है, बस जो नेचुरल गैस होती है वो पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर पाई जाती है, ठीक है। आप नीचे अच्छे से मैं करवाऊंगी सारी चीज़ों को, कि जितने भी रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं टीनी सी प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर साल पहले जो है मर गए हैं, दब गए हैं, उनके ही ये सारी चीज़ें। इसके अंदर मेनली मीथेन पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कौन सी गैस इसके अंदर होती है, तो मेनली मीथेन होती है, CH4 गैस इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन में हो सकता है भाई, पूछ ले ईवीएस के अंदर। टाइप की अगर बात करें, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की टाइप्स क्या होती हैं, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है मेनली फॉसिल फ्यूल्स होती है, जैसे आपका कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। फॉसिल फ्यूल्स के अलावा न्यूक्लियर फ्यूल्स भी नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब पढ़ेंगे अच्छे से कि फॉसिल फ्यूल्स आखिर होते क्या है, जो हम ऊपर इतनी देर से फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन कर रहे हैं। देखिए समझिए इस चीज़ को, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, ठीक है। जितने भी पेड़ पौधे और जंतु हैं उनके अवशेष से जो है फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, ये मेनली ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द ब्यूरिड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ब्यूरिड। इसको मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो है लाखों करोड़ों साल पहले जो भी प्लांट्स थे वो, या फिर जो भी एनिमल्स थे, किसी भी अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी ऐसे नेचुरल फिनोमिना की तरफ से जो सारे नीचे दब गए, अर्थ के जो है नीचे दब गए और बहुत नीचे दब गए, और दबे रहने की वजह से लाखों करोड़ों साल बीत जाने की वजह से एक ऐसा हाई टेम्परेचर की वजह से, एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो कि लाखों सालों तक उनके ऊपर रहा, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो आपके किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है कि जो एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्यूरिड मतलब दब गए, मोर देन 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स है, मतलब लाखों करोड़ों साल तक वो वहां पर दबे रहे, एंड सब उनके ऊपर बहुत हाई टेम्परेचर, हाई तापमान रहा, उनके ऊपर हाई प्रेशर रहा, दाब रही उनके ऊपर, एंड परत दर परत वो जो है दबे रहे वहां पर। और इसी हाई प्रेशर और इसी लॉन्ग पीरियड, लाखों करोड़ों साल के पीरियड की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो जीवाश्म ईंधन का रूप उन्होंने ले लिया, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ठीक है, इसका रूप उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपका पहला आता है यहाँ पर कोयला, दूसरा पेट्रोलियम नेचुरल गैस, और तीसरा आता है आपका फॉसिल फ्यूल्स जो कि मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे पूछा जाए फॉसिल फ्यूल्स किसके बने होते हैं, तो आपने बताना है हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कोल है और पेट्रोल है, अब मैंने आपको ऊपर बताया कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन से बने होते हैं, और आपका कोयला और पेट्रोल का रूप ले लेते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो कोयला है वो प्लांट्स और एनिमल्स के दबने की वजह से जो उनके अवशेष है उनसे बनी है, लेकिन जो पेट्रोल बना है और नेचुरल गैस बना है वो मरीन लाइफ मतलब समुद्री लाइफ, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ,
वहाँ पर समुद्र के अंदर जो भी प्लांट्स वगैरह आते हैं, समुद्र के अंदर जो भी एनिमल्स हैं वो वहाँ नीचे दब गए, ठीक है, और उनके ऊपर परत दर परत जो है बनती चली गई और एक ऐसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो पेट्रोल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। नेचुरल जो गैस होती है वो पेट्रोल के जस्ट ऊपर पाई जाती है, क्योंकि ये जो होती है वो गैस होती है, ठीक है, तो ये ऊपर पाई जाती है इससे। तो इतना आपको समझ में आया। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल्स यहाँ पर बात करते हैं, ये भी आपके नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचाते हैं और इतनी आसानी से ये जो है बन नहीं पाती हैं। जिसके अंदर आप लोग यूरेनियम का नाम सुनते हो, यूरेनियम 235 आपने कभी सुना हो, ठीक है, हम सब सारे पढ़ करके आए हो, 8th 9th 10th में सब में आता है ये सारी चीज़ें। सो न्यूक्लियर फ्यूल्स इज अ मटीरियल दैट कैन बी यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर जनरेटर आप सभी को बता भाई, आपने फिजन एंड फ्यूजन ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके आए हो है ना, तो वही सारी चीज़ है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के काम आता है। और जो यूरेनियम होता है वो मोस्ट कॉमन फिजन फ्यूल होता है, ठीक है, जो कि ग्राउंडली रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन एंड माइन इन 19 कंट्रीज में इसको माइन किया जाता है। और न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी, यानी कि संसार की जितनी भी एनर्जी होता है उसका 6% ये प्रोवाइड करता है। एंड 13 to 14% ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली जो भी बिजली में 13 से 14% जो बिजली होती है वो न्यूक्लियर फ्यूल से ही जनरेट की जाती है। तो इतना आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक एक करके अच्छे से, जो हम ऊपर अभी ये कोयला, पेट्रोल और ये गैस करते हुए आ रहे हैं उनको अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आपसे यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ तक मैं आपका कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो भाई कोयला आता है, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब रेंडमली नहीं पाए जाते, अबंडेंट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, सोना हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल होता है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल को अच्छे से कवर करेंगे। कोयले को सबसे पहले देखते हैं। कोल मतलब कोयला, ये आपका एक ब्लैक कलर्ड फोसल फ्यूल होता है। भाई कोयला क्या होता है, फोसल फ्यूल ही होता है ना, पेट्रोल भी, कोयला भी, गैस भी, ये सारे फोसल फ्यूल में काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्लैक कलर का फोसल फ्यूल होता है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एंड इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर डिफरेंट पर्पजेज, यानी कि ये नीचे ग्राउंड से इसको निकाला जाता है। आपने सुना होगा ना, कोयले की खदान है बहुत सारी, ठीक है, माइनिंग चलती है कोयले की, और इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है, इसका इस्तेमाल हीटिंग पर्पज़ के लिए भी किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। फॉर्मेशन की अगर बात करी जाए तो मैंने आपको जो फोसल फ्यूल्स वाला बताया है वही सेम प्रोसेस है इसका, बट जो ग्राउंड है, जैसे पेट्रोल तो आपका मरीन लाइफ में था, लेकिन ये जो कोयला है वो ग्राउंड के ऊपर, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जैसे अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड वेजिटेशन, जो वनस्पति होती है, वनस्पति के अंदर आपके प्लांट्स एनिमल सब आ जाते हैं। जो मरे हुए वनस्पति है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। किसकी वजह से, हाई प्रेशर यानी कि हाई दाब की वजह से, और हाई टेम्परेचर तापमान की वजह से, ठीक है। जो वनस्पति है वो कोयले में कन्वर्ट हो रही है, और इस कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि जितने भी आपके ग्राउंड के ऊपर जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो मिलियंस ऑफ लाखों ईयर्स तक वहाँ पर परत दर परत नीचे दबे रहे, और एक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। और इसी कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसको ही कार्बोनाइजेशन बोला जाता है। हिंदी में भी कार्बोनाइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कार्बनाइजेशन बोला जाता है। तो कोयले का निर्माण ऐसे होता है। कोल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इसलिए ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी होती है कि इसको बनाने में 1 दिन 2 दिन 1000 साल नहीं लगते, बल्कि लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इनको बनने में। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो देयर वर प्लेसेस ऑन अर्थ, यहाँ पर कुछ जगह थे जहाँ पर बहुत घने फॉरेस्ट थे, और एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे चाहे बाढ़ आ गई हो, चाहे सुनामी आ गया हो, चाहे लैंडस्लाइड हुआ हो, इनकी वजह से ये जो फॉरेस्ट हैं वो नीचे दब गए धरती के अंदर, ठीक है।
उनका बायोडिग्रेशन हुआ, इनका डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, उनके ऊपर परत दर परत जो है कीचड़ की ऐसे जो है चढ़ती चली गई, और यहाँ पर क्या हुआ, वो अच्छे से बुरिड हो गए, अच्छे से नीचे, बहुत नीचे जो है दब गए। कार्बोनाइजेशन हुआ, कार्बोनाइजेशन मैंने बताया ना ऊपर की परिवर्तन जो हो रहा है, जो वनस्पति है वो कोल में बनने कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। तो कार्बोनाइजेशन हुआ, और कार्बोनाइजेशन एक ऐसा फेज होता है जिसमें वेजिटेशन जो है वो कार्बन बन जाती है, और ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको यहाँ पर फिगर में बताया है कि ये टाइम है आपका, टाइम के साथ साथ कैसे हुआ कि पहले आपका अच्छा खासा ये क्या था, फॉरेस्ट था, और फॉरेस्ट होने के बाद ये जैसे दब गए तो ऐसे ये सीधे जो है इनके ऊपर ऐसे प्रेशर बनता चला गया, तापमान बनता चला गया, दाब बनती चली गई, तो ये ऐसे बन गए, और देन फाइनली इन्होंने जो है बहुत ही गहरा जो प्रेशर तापमान की वजह से किसमें बन गए, वो कोयले में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से चीज़ें समझनी है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कोयले की यहाँ पर बहुत कई बार क्वेश्चन आते हैं, और हो सकता है आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। कोयले के टाइप्स होते हैं, 4 तरह के कोयले होते हैं। अब सारे कोयले यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अच्छे से इस चीज़ को समझना कि सबसे पहला होता है आपका पीट कोयल, इसको बोलते हैं, हिंदी में भी इसको पीट ही बोलते हैं, ठीक है। तो पीट कोयल बोलते हैं। ये एक तरीके से कोयला नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब पार्शियली डिकम्पोजिशन हुआ अभी प्लांट्स का, ठीक है, अभी ये ढंग से कोयला बना नहीं है। तो पहले नंबर का ये है। सेकेंड नंबर होता है लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट बोलते हैं इसको, ब्राउन कोल बोलते हैं, मतलब कि भूरा कोयला बोलता है ये। इसके अंदर भी कार्बन, देखिए कोयला सबसे बेस्ट वो होता है जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, कार्बन की अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो। तो अगर बेस्ट के हिसाब से बताऊं तो फर्स्ट नंबर पे आपका कोयला ये आता है, एंथ्रासाइट आता है सबसे फर्स्ट नंबर पे। और ये क्वेश्चन बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बेस्ट कोयला होता है वो कौन सा होता है, तो वो आपने बताना है एंथ्रासाइट होता है। इन जैसे ऑर्डर में पूछ लेंगे आपसे, बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सेकेंड नंबर पर आपका बिटुमिनस होता है जिसको सॉफ्ट कोल बोलते हैं। थर्ड नंबर पर आपका लिग्नाइट होता है जिसको ब्राउन कोल बोलते हैं। एंड फोर्थ नंबर पर पीट होता है जिसको यहाँ पर एक तरीके से कोयले का रूप इसने अभी तक लिया नहीं है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करो, इससे पहले आप ऊपर समझना ये बेस्ट क्यों है। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कार्बन का कंटेंट, ये जो आप रेड एरो देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और कोयला अच्छा वही माना जाता है जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट ज़्यादा हो। इसके अंदर कार्बन का कंटेंट एंथ्रासाइट के कंपेरिजन में कम है, इसके अंदर और भी कम है, और इसके अंदर बिल्कुल कम होता है कार्बन का। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो आपने ऐसे लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला आपका बेस्ट होता है। अब ये जो ब्लू कलर का टिक है ये बोल रहा है इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका बिल्कुल ही लो लेवल का कार्बन है तो मतलब इसका ये है कि इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, इसके अंदर नमी ज़्यादा है। और नमी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट हमें जो जिस पर्पज़ के लिए हमने कोयला बनाया है वो हमें देगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमने जलाने के लिए बनाया, हीट के लिए बनाया, तो वो उस पर्पज़ को फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर नमी ज़्यादा है। नमी सबसे कम इसके अंदर मिलेगी क्योंकि इसके अंदर कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है और ये ज़्यादा अच्छे से जलता है, ठीक है। तो नमी इसके अंदर सबसे कम मिलेगी, फिर इसके अंदर नमी मिलेगी, फिर इसके अंदर और ज़्यादा नमी मिलेगी, और सबसे ज़्यादा नमी पीट के अंदर होती है। अभी समझिए आप इस चीज़ को, इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कॉन्टेंट जो है इसके अंदर, तो इसलिए एंथ्रासाइट जो होता है आपका सबसे बेस्ट होता है। अब अगर मैं पीट की बात करूँ तो ये पार्शली डिकेड प्लांट मैटर होता है, यानी कि इसके अंदर ये बहुत ही मतलब अभी से अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुए, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो अच्छे से यहाँ पर कोयले में कन्वर्ट हुए नहीं है, ठीक है। अगर लिग्नाइट की बात करूँ तो यहाँ पर लो हीट कंटेंट है, लो सल्फर कंटेंट है, लिमिटेड सप्लाईज है इन मोस्ट एरिया, मतलब कि इसकी जो है लिमिटेड सप्लाई होती है इस तरह के कोयले की, ये भी अच्छे से कोयला अभी बना नहीं है। बिटुमिनस जो होता है एक्सटेंसिवली इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लार्ज सप्लाईज, नॉर्मली हैज़ ए हाई सल्फर कंटेंट, इसके अंदर सल्फर का कंटेंट ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, और इसको एज ए फ्यूल भी काफ़ी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन का कंटेंट होता है वो एंथ्रासाइट के कंपेयर में तो कम होता है लेकिन काफ़ी होता है, ठीक है। और बात करें अगर बेस्ट वाले कार्बन कंटेंट बेस्ट वाले कोल की, तो वो एंथ्रासाइट होता है, इसको हार्ड कोल बोला जाता है। ये हाईली डिज़ायरेबल होता है, जैसा हमें कोयला चाहिए होता है वैसा ही फ्यूल है ये, क्योंकि इसके अंदर हाई हीट कंटेंट होता है और लो सल्फर का कंटेंट होता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है लो सल्फर का कंटेंट किस में होता है, तो लो सल्फर एंथ्रासाइट के अंदर होता है। हाई कार्बन किसके होता है, किसके अंदर होता है, वो भी एंथ्रासाइट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छा माना जाता है, डिज़ायरेबल फ्यूल माना जाता है एंथ्रासाइट। अगर सबसे कम पूछे तो आपने फिर पीट को मार्क करना है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है और कार्बन का कंटेंट भी इसके अंदर कम होता है,
ठीक है। यूजेस की अगर बात करें तो इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि हम लोग इसका 1000 ऑफ ईयर्स तक से मतलब पहले हम इसका जो है यूज़ करते आ रहे हैं। इसको एज ए सॉलिड फ्यूल या यूज़ किया जाता है। आपने पहले देखा होगा ट्रेन में भी हम लोग कोयला डाल देते हैं ना हर चीज़ के अंदर। जो मेन यूज़ है कोयले का इज़ एज ए फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ पर मेन यूज़ होता है कोयले का। ठीक है, कि जिसका 50% ऑफ द कोयल प्रोडक्ट्स इन वर्ल्ड इज़ यूज, जहाँ पर 50% से भी ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कितना आपके एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है आप सभी को पता है भाई। इसमें अंदर कार्बन का कंटेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और वहीं जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी आपका बिना किसी पोल्यूशन के हमें बिजली बना करके दे रहा है और एक अच्छी एनर्जी बना करके दे रहा है, इसलिए वो आपका अक्षय ऊर्जा में शामिल होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट यूज होता है कोल का, वो क्या होता है बर्न करना फॉर हीट के लिए। कोल वाज वंस यूज्ड एज ए हाउस होल्ड, घरों के अंदर हीटिंग के लिए भी और हम कुकिंग के लिए भी हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल की अगर बात करें तो ये भी आपका फॉसल फ्यूल्स के ही अंदर आता है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है बताओ काला सोना किसे बोलते हैं, तो काला सोना पेट्रोल को बोला जाता है। और आज के टाइम में पेट्रोल की जैसी कीमत है तो वो काला सोना है ही, और काला सोना ये होता भी है क्योंकि ये इसका बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर से, और इतना महंगा भी ये होता है। तो पेट्रोलियम इज रेफर्ड एज ब्लैक गोल्ड, इसको काला सोना बोलते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, साथ ही इसको रॉक ऑयल यानी कि खनिज तेल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। द वर्ड पेट्रोलियम ट्रांसलेट टू रॉक ऑयल, इट इज यानी कि चट्टानों से निकला हुआ तेल है ये। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेट्रा, पेट्रा से, एंड द लैटिन वर्ड ओलम से जो है डिराइव किया गया है। वेयर इट इज ड्रिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड इन द लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। ठीक है, इसको खनिज तेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल मतलब खनिज तेल भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये ग्राउंड से निकला हुआ क्या है तेल है। ठीक है, तो इसको ये बोलते हैं। इसको आपने ये 2-3 जो शब्द है वो अच्छे से याद रखना है, खनिज तेल, काला सोना, ये सभी पूछे जा सकते हैं। हाउ इज़ पेट्रोलियम यूज्ड, पेट्रोलियम फॉर्म्ड, कैसे बनता है पेट्रोलियम। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो कोयला है वो कैसे बनता है, सेम प्रोसेस से आपका पेट्रोलियम बनता है। बस जो कोयला है वो आपका ग्राउंड के ऊपर एनिमल जो वनस्पतियाँ हैं उनके अवशेष से बन रहा है, जबकि पेट्रोलियम जो होता है वो आपका मरीन लाइफ यानी कि मरीन के अंदर, पानी के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं जो नीचे दब गए हैं, जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं जो दब गए हैं नीचे, उनके ऊपर भी एक बहुत कड़ी अमाउंट में जो है प्रेशर और हीट पड़ता है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मतलब लंबी प्रोसेस होती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से ही बनते हैं, उनके अवशेष से ही बनते हैं। जब वो मर जाते हैं तो वो नीचे सिंक कर जाते हैं, नीचे डूब जाते हैं और नीचे सीबड के अंदर सेटल हो जाते हैं। काफ़ी साल पहले जो है ये जो डेड वाइल्ड लाइफ है, जो वेजिटेशन है, वो वहाँ पर दब गई, डिकम्पोज हो गई और वो पानी के साथ वहाँ पर क्या हो गई, मिट्टी के साथ वहाँ पर मिक्स हो गई। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर एक तरीके से ना यहाँ पर लेयर पे लेयर यहाँ पर मिट्टी की चढ़ती चली गई उनके ऊपर। ठीक है, जैसे ये नीचे दब गए और ऊपर जो है लेयर पे लेयर मिट्टी की चढ़ती चली गई और वहाँ पर एक इंटेंस नीचे बहुत हीट बनी, बहुत प्रेशर बना, जिस वजह से बिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लगा और इस हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये आपका पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया, ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। जैसे यहाँ पर डायग्राम से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर ओशियन था। ठीक है, ये मरीन ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, उसके बाद ये मरीन ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर नीचे दब गए और जैसे जैसे ये यहाँ पर रोक का जो है यहाँ पर रोक बनती चली गई इनके ऊपर, और यहाँ पर जैसे ही बनती चली गई तो यहाँ पर देखिए इधर ऑयल है, ट्रैप्ड ऑयल है, ये ट्रैप्ड गैस है। ठीक है, ये तो ऑयल है यहाँ पर, और ये मैंने बताया ना कि नेचुरल गैस जो होती है वो पेट्रोल के जस्ट ऊपर होती है, तो ये आपके क्या है, नेचुरल गैस है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये फॉर्मेशन होता है। अब एक आपसे पूछा जाता है कई बार रिफाइनरी के ऊपर, पेट्रोल की रिफाइनरी के ऊपर क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, इनके जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है, दिख रहा है।
तो यहाँ पर क्या होता है, एक रिफाइनिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। ये आपका फ्रैक्शनिंग टावर इसको बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है यहाँ पर इसको काले सोने को यहाँ पर पास किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट उनका बॉइलिंग पॉइंट्स होता है इस क्रूड ऑयल के अंदर। उनको यहाँ पर इस फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर इन सभी को सेपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पर तो हमने पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल है, जो खनिज तेल है, उसको डाला और यहाँ से देखो पेट्रोल निकल रहा है, फिर नेफ्था निकल रहा है, केरोसिन निकल रहा है जो हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, डीजल निकल रहा है, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकल रहा है, फ्यूल ऑयल निकल रहा है जो हम गाड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं, रेजिड्यू निकल रहा है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेट्रोल है भाई, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल हम लोग गाड़ियों में करते हैं, ठीक है। नेफ्ता का इस्तेमाल हम लोग केमिकल्स वगैरह बनाने में करते हैं, केरोसिन का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे डीजल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का ऑयल्स फॉर कार्स एंड अदर मैकेनिक्स में हो रहा है, डीजल का इस्तेमाल डीजल इंजन में हो रहा है, ठीक है। केरोसिन का इस्तेमाल जेट फ्यूल, पैराफिन यहाँ पर हीटिंग एंड लाइटिंग में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने यूजेस भी थोड़े से देख लेना इनके। फ्यूल ऑयल है, फ्यूल फॉर शिप एंड फैक्ट्रीज के लिए, ठीक है। रेजिड्यू है जो कि यहाँ पर बिटुमिन का रेजिड्यू निकलता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर सड़क वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने अच्छे से इस चीज़ को देख लेना जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिन्होंने एक्सेस लिया हुआ है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस का भी प्रोसीजर सेम होता है जो पेट्रोल का है, क्योंकि ये पेट्रोल से जस्ट ऊपर होती है नेचुरल गैस। तो प्रोसीजर सेम होता है कि जो वनस्पति है वो दब गई और एक हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो गई और पेट्रोल के जस्ट ऊपर क्या है, आपका नेचुरल गैस रहता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स डीप बीनीथ द अर्थ। बहुत नीचे गहराई में जो पेट्रोल दबा हुआ है वहाँ से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इसकी जो लेयर होती है जस्ट अबव लेयर ऑफ क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है उसके जस्ट ऊपर ये पाई जाती है, क्योंकि गैस जो होती है वो लाइटर होती है देन ऑयल की, इसलिए वो ऊपर रहती है, ठीक है। सेम प्रोसेस से बनती है थ्रू विच पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। मैंने आपको बताया कि वही सारी चीज़ें जो है नीचे दब जाती है और एक इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर पेट्रोल और कोल का इस्तेमाल होता है, उनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में लिखी है कि यहाँ पर सारी चीज़ें एक दबाव के कारण, तापमान के कारण वो सारी चीज़ें नीचे दब जाती है, तो उनका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। नेचुरल गैस के अंदर किस किस गैस का मिक्सचर होता है, इसके अंदर मेनली मीथेन होती है, CH4 होती है मेनली, ठीक है। आपसे कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं किस गैस, कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है, जिसके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ अदर एल्केन्स भी होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फाइड होता है और हीलियम का भी अमाउंट इसके अंदर होता है, ठीक है। नेचुरल गैस इज ऑलमोस्ट प्योर मीथेन, वैसे तो प्योर मीथेन गैस ही होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे किससे बनी है तो आपने मीथेन गैस को मार्क करना है। ये बिल्कुल कलरलेस होती है और हाईली फ्लेमेबल होती है। फ्लेमेबल मतलब जो जल्दी आग पकड़ ले, ठीक है। फ्लेमेबल होती है बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन नेचुरल गैस इज अबाउट 70% to 90%। इसके अंदर जो मीथेन गैस होती है 70% से 90% तक होती है और ये हाईली इनफ्लेमेबल होती है, कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना जो हम अपने रसोई वगैरह में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो नेचुरल गैस वाज यूज्ड मेनली फॉर स्ट्रीट एंड हाउस होल्ड लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। 19 और 20वीं शताब्दी में होता था। अब इसका मोर यूजेस भी होने लगा है घरों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर। टरबाइन के लिए यूज़ होता है, टरबाइंस को टर्न करने के लिए, विंड के लिए, सोलर एनर्जी का जनरेशन होता है। हम लोग वहाँ पर टरबाइन यूज़ कर रहे थे ना, तो टरबाइन को यहाँ पर टरबाइन के अंदर इसका यूज़ होता है। यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए भी, यानी कि जो अमोनिया है उसका प्रोडक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। NH3 के लिए भी इसका प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका अमोनिया का इस्तेमाल फर्टिलाइजर जैसे खाद वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये एक डोमेस्टिक फ्यूल भी है। डोमेस्टिक मतलब जो घरों के अंदर यूज़ होता है। ये स्टोव्स के अंदर हमारे घरों में यूज़ होता है, ठीक है। हीटर्स के अंदर, ओवंस के अंदर, बॉयलर्स के अंदर, यहाँ पर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं उनको एक स्टॉक रिसोर्स भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर नॉट ऑब्टेनेबल इन हाई क्वांटिटीज़। भैया इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इनको एज ए स्टॉक संसाधन के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जल्दी से ये बनते नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन बनते नहीं है ना, बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसलिए इनको स्टॉक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है, इनको स्टॉक रिसोर्सेज के रूप में भी जाना जाता है।
ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स इन द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ, यानी कि यहाँ पर एक ऐसे मिनरल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो वेरियस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऊर्जा आमतौर पर खनिजों के रूप में मौजूद होती है जो पृथ्वी के स्थल मंडल पर विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड इन, अब इनको जो है एज ए सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में इनको जो है हम लोग ऑब्टेन्ड करते हैं। जैसे जो कोयला होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, पेट्रोल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और गैस हो वो तो गैस फॉर्म में होती ही है। तो जितने भी 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज होते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कि इनको ठोस, तरल, गैसों में प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि हम तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर में इन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इनका ऑब्टेन हम कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के? तो रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड कोल टेंड टू प्रोवाइड अस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल। ये हमने कल भी पढ़ा था कि ये जो ऑयल, तेल होते हैं, जो कोयला होता है, वो हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल। ठीक है, एनर्जी लाइक विंड और सोलर एनर्जी, द रीजन बिहाइंड इट इज़ दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर हाई इन एनर्जी। इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विंड और सोलर एनर्जी, ये हम पढ़ चुके हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल गैस पाइपलाइंस, माइनिंग ऑफ कोल, सेलिंग ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम, ह्यूज प्रॉफिट्स कैन बी जनरेटेड। यानी कि वहाँ पर जो है इतना प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जब ये सारी चीज़ों का प्रोसीजर होता है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे पाइपलाइनों के निर्माण में, कोयले के खनन में और तेल में, पेट्रोलियम की बिक्री में भारी मुनाफा यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। उसके बाद इन संसाधनों का उपयोग करना बहुत आसान होता है, इनको स्टोर करना काफ़ी आसान होता है, और इन संसाधनों को दुनिया भर में आसानी से हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, इनको स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी इसका एक फ़ायदा होता है। सबसे महत्वपूर्ण और गैर नवीनकरणीय संसाधन रोजगार पैदा करने में सहायक होती है। भाई वो तो जो हम रिन्यूएबल सोर्स कर रहे थे वो तो अपने आप ही सारी चीज़ें हो रही थी, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कोयले की, तो खदान से लेके उसकी माइनिंग से लेके और इसका ये सारी प्रोसीजर होती है। ठीक है, पेट्रोल की बात करें तो निकालने से लेकर वहाँ पर रिफाइनरी वगैरह में लोग इतने सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर एक रोजगार का साधन भी है, लोगों को नौकरी का भी ये रोजगार जो है अवसर प्रदान करता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत ज़्यादा इफर्ट्स, यानी कि मेहनत बहुत लगती है, टाइम बहुत लेता है। जैसे कि माइनिंग ऑफ कोल है ना, भाई कोयले का हम सर्च माइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए इंस्टॉलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन्स वगैरह लगती है, ड्रिल के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिफाइनिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनें लगती है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ये इसका नुकसानदायक है। दूसरा, ये जो है धरती से वैनिश होते हुए जा रहे हैं, इतनी जल्दी ये बन नहीं रहे हैं जितनी जल्दी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको बनने में। तो एक ये इसका साइड इफेक्ट है। तीसरा जो है, सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, जैसे फॉसल फ्यूल्स हैं, जिसका मतलब ये है कि पोल्यूशन करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। जैसे हमारा जो ओजोन लेयर है वो कहीं ना कहीं से डिप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, हमारा जो ओजोन लेयर है वो खराब होता जा रहा है। हमें सांस लेने में यहाँ पर समस्या होती है, क्योंकि बहुत जो है पोल्यूटेंट्स इनसे रिलीज होता है। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट है फोर्थ, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इज़ वेरी रिस्की। हम इनका स्थानांतरण तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत रिस्क का प्रोसेस होता है, क्योंकि ह्यूज ऑयल जो तेल को ले जाने वाले जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, कार्गो शिप्स क्रैश कर जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है समुद्र में बिखर, आपने एक आधी न्यूज़ ऐसे पढ़ी भी होगी कि वहाँ पर जो है विस्फोट हो गया और समुद्र के ऊपर जो है तेल ही तेल हो गया। तो कहीं ना कहीं वो जो तेल है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक होते हैं, वो उनको फिर वहाँ पर समस्या आती है, वो वहाँ पर डेड कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका ये एक साइड इफेक्ट होता है, एक डिसएडवांटेज है कि इनका हम स्थानांतरण तो कर लेते हैं, स्थानांतरण तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपके साथ मैंने डिस्कस की है यहाँ पर कि जितने भी आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। आई होप आपको चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी हुई है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपका 10 to 15 डेज में ईवीएस वाला पोर्शन भी अच्छे से कवर करा दूंगी। तो 50% का अगर मैंने आपको बोला है कि मैं आपका 50% पोर्शन HSSC TGT का क्लियर कराऊंगी आपका, तो बिल्कुल कराऊंगी। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, 10 to 15 डेज में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।